हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट की इकोनॉमिक्स की क्लास है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण ही हमारी कृषि में अनिश्चितता व अस्थिरता पाई जाती है और कृषि के वार्षिक उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सिंचाई के साधनों का विकास करके कृषि में अधिक स्थिरता की दशाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। भारत में सिंचाई का महत्व। वर्षा की अनिश्चितता। भारत में वर्षा के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति पाई जाती है। किसी वर्ष वर्षा कम होती है तो किसी वर्ष ज़्यादा। कभी कभी शुरू में अच्छी वर्षा हो जाती है और बाद में कम होती है। ऐसी स्थिति में कृषि पूर्णतया मानसून पर आधारित हो जाती है। ऐसी दशा में सिंचाई की व्यवस्था होने से ही मानसून की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। दूसरा है वर्षा की अपर्याप्तता। भारत में वर्षा का वितरण सर्वत्र एक सा नहीं है। एक तरफ तो चेरापूंजी में वर्षा का वार्षिक औसत 428 इंच पाया जाता है और दूसरी तरफ जैसलमेर में 4 इंच है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने से खेती का विकास तेज गति से किया जा सकता है। वर्षा की मौसमी प्रकृति। भारत में वर्षा अधिकतर वर्षा ऋतु में ही होती है, जिसकी अवधि जून से अक्टूबर तक सभी स्थानों पर अलग अलग है। इन महीनों में होने वाली फसलें तो वर्षा के सहारे ही हो सकती हैं, लेकिन साल के शेष महीनों में सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में थोड़ी वर्षा जाड़े के दिनों में भी होती है, लेकिन ये अपर्याप्त होती है। इसलिए साल भर खेती के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होना आवश्यक माना जाता है। भारत में एक से अधिक फसलों का कार्यक्रम और बहुफसल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिंचाई का विस्तार किया जाना आवश्यक है। विशेष फसलों के लिए गन्ने व चावल की खेती को पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और वह सिंचाई से ही मिल सकता है। आजकल खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में रबी के उत्पादन का अंश बढ़ा है और यह 1960 की शताब्दी में 1/3 से कम था, जो 2017-18 में 43.5% के लगभग अर्थात 2/5 भाग हो गया है। इससे सिंचाई का महत्व बढ़ गया है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना आदि फसलें सिंचाई की सहायता से ही अधिक पैदावार दे सकती हैं। अकाल के भय से छुटकारा। सिंचाई के अभाव में अकाल पड़ने का भय रहता है। प्राय देखा गया है कि अकालग्रस्त क्षेत्र वे होते हैं जहाँ वर्षा की कमी होती है और इस कमी की पूर्ति के लिए सिंचाई के साधन नहीं होते। जब से भारत में सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है, तब से अकालों की संख्या और भीषणता में कमी आई है। 6 पॉइंट है गहन खेती संभव और कृषि उत्पादकता में सुधार। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्नों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गहन खेती बहुत आवश्यक हो गई है। प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई, उत्तम बीज, खाद और औजारों की आवश्यकता होती है। इन सबको का प्रयोग एक साथ किया जाना चाहिए, अन्यथा उपज नहीं बढ़ेगी। अतः गहन खेती के कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई को ही दी गई है। उपज की किस्म में सुधार। भारत में सिंचाई के उपयोग से उपज की मात्रा बढ़ने से साथ साथ उसकी किस्म में भी सुधार होता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। नई भूमि में खेती करना संभव। भारत में कुछ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है। सिंचाई के साधनों का विस्तार करके अतिरिक्त भूमि खेती के अंतर्गत लाई जा सकती है। सिंचाई के अभाव में ऐसी भूमि को खेती के काम नहीं लाया जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर बन जाने से नई भूमि पर पहली बार कृषि प्रारंभ की गई है। सिंचाई से विस्तृत खेती की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रोजगार में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सिंचाई का विस्तार करना बहुत आवश्यक माना गया है। इसमें शुरू में सिंचाई के निर्माण कार्यों में रोजगार मिलता है और बाद में उत्पादन बढ़ने से अन्य सहायक क्रियाओं में भी रोजगार बढ़ता है और सिंचाई के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्तम स्थिति को प्राप्त होती है। सरकारी आय में वृद्धि। सिंचाई की व्यवस्था बढ़ने से सरकार की आय प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बढ़ती है। किसानों की आय बढ़ने से सरकार को भूमि करों और कृषिगत आय करों से भी अधिक आमदनी प्राप्त होती है। सरकार की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि मानी जाती है और कृषिगत उपज बढ़ने से रेलों के माल भाड़े से प्राप्त आय भी बढ़ती है और सरकारी आय में परोक्ष रूप से होने वाली वृद्धि कही जाती है। यातायात की सुविधा। नहरों से सिंचाई के साथ साथ यातायात की सुविधा भी बढ़ती है। रेलों से केवल यातायात ही होता है, जबकि नहरों से सिंचाई और यातायात दोनों कार्य होते हैं। सिंचाई से मूल्य स्थिरीकरण में सहायता मिलती है। क्योंकि कृषिगत उत्पादन में अनिश्चितता का तत्व काफ़ी सीमा तक कम हो जाता है, इसलिए अनाज व कच्चे माल के भाव अधिक स्थिर हो जाते हैं। हानियाँ।
सिंचाई के कारण भूमि पर पानी इकट्ठा हो जाता है जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह पर नमक जमा हो जाता है जिससे क्षार युक्त या लवण युक्त मिट्टी की समस्या उत्पन्न होती है, एल्कलाइन सॉइल्स। इसमें बहुत सी भूमि खेती योग्य नहीं रहती है। दूसरा, पानी एकत्रित होने से मलेरिया व अन्य रोग उत्पन्न होने लगते हैं। थर्ड, बाढ़ का भय उत्पन्न होता है। सिंचाई के उपयुक्त स्थानीय पानी के उचित बहाव की व्यवस्था करके पक्की नहरें बनाकर कम की जा सकती हैं। सिंचाई का उचित प्रबंध करना बहुत आवश्यक माना गया है, वरना कुछ किसान आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई के जल का प्रयोग करके हानि उठाते हैं और कुछ को कम पानी मिल पाता है। सिंचाई के विभिन्न साधनों के योगदान में फर्स्ट है कुएं। पूर्व के वर्षों में 2005-06 की सूचना के अनुसार भारत में कुल विशुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 58.8% भाग कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती थी। इसमें नलकूपों का अंश अधिक पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ट्यूबवेल की सिंचाई का बहुत अधिक प्रचलन है। दूसरा है तालाब। उसी वर्ष विशुद्ध सिंचित क्षेत्र के लगभग 3.3% भाग में तालाबों से सिंचाई की गई। कर्नाटक, हैदराबाद, राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी भाग, मध्य प्रदेश में तालाबों की सिंचाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। तमिलनाडु का पेरियर बांध भी काफ़ी इस मामले में विख्यात है। दक्षिण भारत की नदियों की धाराएं तेज होती हैं, वह साल भर नहीं बहती, भूमि समतल नहीं है बल्कि पथरीली होती है, इसलिए धरातल की बनावट तालाब का निर्माण करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। नहरें। विशुद्ध सिंचित क्षेत्र के 25.9% भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है और शेष 12.1% भाग में अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। नहरों की सिंचाई में सरकारी नहरों का अंश 25.4% तथा गैर सरकारी या प्राइवेट नहरें 0.5% है। भारत में नहरों की कुल लंबाई संसार में सबसे अधिक पाई जाती है। नहरों की सिंचाई सस्ती, सुविधाजनक, सुनिश्चित होने के कारण आजकल बहुत प्रचलित हो गई है। नहरें 3 प्रकार की होती हैं: बाढ़ वाली नहरें, बांध वाली नहरें और स्टोरेज या जलाशय वाली नहरें। बाढ़ की नहरों में नदी में बाढ़ आने पर पानी आता है, अतः इससे थोड़े समय सिंचाई हो पाती है। आजकल इस प्रकार की नहरों का प्रचलन बहुत कम है। बांध की नहरें नदी पर बांध बनाकर निकाली जाती हैं, इनसे साल भर सिंचाई होती है। स्टोरेज की नहरों में वर्षा का जल घाटी के आर पार बांध बनाकर एकत्र किया जाता है। भारत में सिंचाई साधनों का विकास। सिंचाई के साधन बड़े, मध्यम और छोटे 3 भागों में बांटे जाते हैं। पहले 10 लाख रुपए या इससे कम लागत की सिंचाई की योजनाएं छोटी योजनाएं और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की योजनाएं मध्यम योजनाएं और 5 करोड़ से अधिक लागत की योजनाएं बड़ी योजनाएं मानी जाती थी। लेकिन अप्रैल 1978 में सिंचाई के साधनों का निम्नलिखित वर्गीकरण लागू कर दिया गया है। लघु स्कीम 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र जिसका होता है। मध्यम स्कीम 2000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर तक का कृषि योग्य कमांड क्षेत्र। वृहद स्कीम 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र। भारत में सिंचाई का विकास राज्य के सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में सिंचित क्षेत्रफल का अंश बहुत ऊंचा है और कुछ में नीचा है। सिंचाई के विकास की दृष्टि से महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश की स्थिति पिछड़ी हुई है, जबकि तमिलनाडु, पंजाब की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 2009-10 में पंजाब में सकल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 98% भाग पर सिंचाई की गई, जबकि राजस्थान में 33.6% पर ही की गई। भारत में आजकल सिंचाई के छोटे साधनों पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है क्योंकि इन पर व्यय कम होता है और कृषिगत पैदावार अल्पकाल में ही बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी व्यक्तिगत देखरेख भी की जा सकती है और प्रबंध आदि की कठिनाई नहीं होती। बड़े बांधों के निर्माण में डूब में आने वाले लोगों के पुनर्वास की बहुत अधिक समस्या जटिल होती जा रही है। साथ में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। इस कारण भारत में कृषि के पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम व बड़े सभी प्रकार के सिंचाई साधनों के संतुलित व समन्वित विकास में तालमेल और समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है। भारत में सिंचाई की मुख्य योजनाएं। योजना काल में सिंचाई की वृहद परियोजनाओं तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर काफ़ी बल दिया गया। नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य सिंचाई के अलावा विद्युत, नौकायान, पर्यटन, भू संरक्षण व वृक्षारोपण आदि का विकास करना होता है। पहली है बाखड़ा नांगल परियोजना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह 236 करोड़ रुपए की लागत से
पूरी की गई। इसके अंतर्गत बाखड़ा के पास सतलज के आर पार 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा सीधा ग्रेविटी बांध बनाया गया। बाखड़ा नहरों से 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। इसमें राजस्थान का अंश 2.3 लाख हेक्टेयर और हरियाणा का 5.5 लाख हेक्टेयर तथा पंजाब का 6.8 लाख हेक्टेयर रखा गया। दूसरा है दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। इसमें तिलैया, कोनार, माइथन, पंचेट, पहाड़ी नामक 4 बांध बनाए गए। चारों बांधों के साथ पन बिजली घर भी बनाए गए हैं। हीराकुंड उड़ीसा में, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है और उससे संबलपुर और बोलनगीर जिलों में सिंचाई सुविधा मिल रही है। द्वितीय चरण में चिपलिमा बिजली घर की स्थापना और हीराकुंड बिजली घर का विस्तार कार्य संभव हो जाएगा। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इसमें मल्लापुरम में तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया और इसमें बाएं किनारे पर नहर ऊंची और नीची सतह वाली नहर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सिंचाई का कार्य करती है। कोसी बिहार, इस परियोजना से बिहार में बाढ़ की क्षति कम हुई है। इसकी प्रथम इकाई में नेपाल में हनुमान नगर के पास जलाशय और दूसरी इकाई में बाढ़ की पालें और अन्य कार्य और तीसरी इकाई में पूर्वी कोसी नहर प्रणाली निर्माण किए गए हैं। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के माध्यम से उत्तरी बिहार में पूर्णिमा और सहरसा जिलों की सिंचाई की जा रही है। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसके प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, इसका 115 मेगावाट का बिजली घर वितरण की व्यवस्था, कोटा जलाशय एवं दोनों तरफ की नहरें जो पूरी की जा चुकी हैं। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध और इसके नीचे एक बिजली घर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। तीसरे चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध और एक बिजली घर का निर्माण कार्य शामिल है। इससे राजस्थान में कोटा व बूंदी जिलों को सिंचाई का लाभ मिलने लगा है। व्यास, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इसकी पहली इकाई में व्यास सतलज कड़ी है और जिसमें पोंग स्थान पर व्यास नदी पर बांध बनाया गया तथा तीसरी इकाई में व्यास ट्रांसमिशन सिस्टम है। यह सभी आपको ध्यान देना है कि न्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा बांध किस नदी पर बना है और उससे कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान नहर, अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसे कहते हैं, ये राजस्थान में है। यह पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके जलाशय से निकाली गई। इस परियोजना के 2 भाग हैं। पहला है राजस्थान फीडर, यह 204 किलोमीटर लंबी है और दूसरा है राजस्थान मुख्य नहर, यह 445 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान तक ही सीमित है। मुख्य नहर गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ के 40 मील उत्तर से चलकर जैसलमेर जिले के रामगढ़ तक गई है। भारत में सिंचाई की परियोजनाएं समय पर पूरी क्यों नहीं होती हैं? प्राय यह देखा गया है कि सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हो जाता है। इससे लागत अनुमान से ज़्यादा हो जाती है और परियोजनाओं से लाभ मिलने में विलंब होता है। अप्रैल 1976 से पूर्व चालू की गई 40 परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। सिंचाई की उत्पन्न क्षमता का व्यवहार में पूरा उपयोग नहीं हो पाता, जिससे इन परियोजनाओं पर परिव्यय का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता है। सिंचाई की परियोजनाओं का समय पर पूरा नहीं होने के कारण निम्न कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला, मुद्रास्फीति के कारण प्रोजेक्ट की लागतों में वृद्धि। दूसरा, पर्याप्त वित्तीय साधनों का अभाव, प्रोजेक्टों की भरमार, साधनों का अनेक प्रोजेक्टों पर थोड़ा थोड़ा फैलना, भूमि प्राप्त करने में विलंब, पुनर्वास की समस्याएं, विदेशी सहायता नए प्रोजेक्टों के लिए मिलती है और चालू परियोजनाओं के लिए स्वदेशी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। सीमेंट, इस्पात और विस्फोटक पदार्थों का अभाव, आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव। धन्यवाद।